हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवरअप करवाया जा रहा है। दिसंबर 2023 के लिए ऑलरेडी फ्री बैच चल रहा है, जिसमें आपको यूनिट 1 से लेकर 10 तक दोनों पेपर्स का, पेपर 1 जनरल पेपर, पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवरअप करवाया जा रहा है। डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस कंडक्ट होती हैं। पीडीएफ नोट्स आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में कंप्लीट सिलेबस के प्रोवाइड किए जा रहे हैं। डेली क्विज इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, साथ को सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसमें सारा कंटेंट पड़ा है फ्री ऑफ कॉस्ट। करना कि आपको जस्ट दोनों चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब को भी चैनल को भी और टेलीग्राम चैनल को भी। और जैसे कि आपको पता है, आज है हमारे पेपर 1 कॉमर्स की क्लास, जिसमें हमने अपनी यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन स्टार्ट की है। टुडे आज उसकी बिल्कुल लास्ट क्लास होगी और आज हमारे सारा कम्युनिकेशन का सिलेबस कंप्लीट हो गया। फिर हम कल नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए अप्रॉक्स 185 पेज के अराउंड हमारा सिलेबस चल रहा है, वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ये चीज़ें हमने कम्युनिकेशन के फंक्शंस, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। हाँ, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। देखो मेरे वैसे तो बैरियर्स को मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा दिया। देखो, जब भी आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हो, जो फैक्टर्स आपको हिंडर करते हैं कि जिसके कारण आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिवली कंडक्ट नहीं हो पाती, उसको बैरियर्स कह देते हैं। अब ये बैरियर्स बहुत सारी होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, ऑर्गेनाइजेशन में। अगर मैं आपको एक सीक्वेंस में अरेंज करके बताऊँ, जो सीक्वेंस आपको रॉबिन 8L ने दिया था, तो सबसे पहला आता है फिल्टरिंग, फिर सेकंड बैरियर आता है सिलेक्टिव परसेप्शन, तीसरा आएगा इन्फॉर्मेशन लोड, चौथा आएगा इमोशंस और पांचवा और लास्ट आएगा लैंग्वेज। देखो बेसिकली ये आपको ना क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर पेपर्स में। लाइक उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने आपको ये जम्बल्ड वे में ये बैरियर्स दे दिए थे। उन्होंने कहा था डू अरेंज दिस एज पर रॉबिन 8AL, जिसने आपको सीक्वेंस दिया था बैरियर्स का। ऑर्गेनाइजेशन में जो जब कम्युनिकेशन होती है उसमें क्या क्या बैरियर्स राइज हो सकते हैं। सबसे पहला जो आता है आपका फिल्टरिंग का। देखो कई बार आपको चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं मैसेज कम्युनिकेट करते करते, यानी कई चीज़ें जो इंपॉर्टेंस की होती हैं वो छूट जाती हैं और कई अनइंपॉर्टेंट की चीज़ें आगे चल जाती हैं। सेकंड होता है सेलेक्टिव परसेप्शन, जब रिसीवर सेलेक्टिवली चूज करता है कि उसने सुनना क्या, यानी वो आपको सुनना चाहता है या नहीं सुनना चाहता है या आपको अवॉइड करना चाहता है। फिर होता है इन्फॉर्मेशन लोड, यानी अगर आपका सेंडर, यानी अगर आप तो खुद सेंडर हो, अगर आप उसको जो आपका मैसेज का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब उसमें इन्फॉर्मेशन लोड बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियस बात है कि रिसीवर को इतना एक दम में इकट्ठा समझ आएगा ही नहीं। नेक्स्ट आता है इमोशंस, रिसीवर और सेंडर दोनों की इमोशंस क्या चल रही हैं, मतलब उसके स्टेट ऑफ माइंड क्या चल रही है। इवन लास्ट आता है लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन सी यूज़ की गई है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ तो अगर आपका जो रिसीवर है उसको समझ ही नहीं आती जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, तो आपकी कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव हो ही नहीं सकती। सो ये सीक्वेंस था, ये रॉबिन्स ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले फिल्टरिंग आएगा, फिर सेलेक्टिव परसेप्शन आएगा, इन्फॉर्मेशन लोड आएगा, इमोशंस आएगा और लैंग्वेज आएगा। अब आगे आते हैं आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, उन्होंने एलिमेंट्स पूछे थे और उनकी डिस्क्रिप्शंस। देखो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में होते हैं, जिनमें से कुछ मेजर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता है कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर कॉन्ग्रुएंस आता है, लैंग्वेज रेलेवेंस आता है, कंपैटिबल इन्वायरमेंट आता है। देखो कांग्रेस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बाकी जो 3 है वो हमने पहली बार करने हैं। अब जो आपका कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये है मैसेजेस ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, यानी एक होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में इनकोडर, यानी जो मैसेज को इनकोड करके सेंड करता है, बीइंग अ सेंडर ही होता है ये बेसिकली। दूसरा होता है डिकोडर, जो मैसेज को रिसीव करता है, ये रिसीवर होगा। अब देखो जब दोनों का कॉमन इंटरेस्ट होगा मैसेज में, मतलब दोनों एक कॉमन चीज को शेयर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, जब यानी आप अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को यूज कर रहे हो, मतलब आप वो सेंडर वो लैंग्वेज यूज कर रहा है जो रिसीवर अच्छे से समझ पा रहा है। आगे आता है लैंग्वेज रेलेवेंस, यानी अगेन इसमें आप अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज यूज कर रहे हो, यानी वो लैंग्वेज है जो रेलेवेंट है आपकी सिचुएशन में भी, आपके कॉन्टेक्स्ट में भी। आखिरी आता है कंपैटिबल इन्वायरमेंट। देखो जब कम्युनिकेशन दो ऐसे बंदों के बीच हो रही है जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल सेम है, मतलब उनका जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो बिल्कुल कॉमन है। आगे बढ़ते हैं, आगे आती है ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। क्या होता है, देखो ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन भी एक कम्युनिकेशन की टाइप है, जिसमें जो सेंडर और रिसीवर है ना, जब वो मैसेज को एक्सचेंज करेंगे वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं इसमें, यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर
सेंडर और रिसीवर एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे और जो मैसेज वो ट्रांसमिट किया जाएगा वो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होके किया जाएगा। इसकी मेजर क्या करैक्टरिस्टिक्स है कि ये तो एक सबसे पहली मेजर करैक्टरिस्टिक यही है कि ये एक टू वे कम्युनिकेशन है, मतलब टू वे इंटरेक्शन है। यहाँ पे दोनों पार्टीज का एक्टिव रोल है, मतलब सेंडर मैसेज को इनकोड करेगा, जो रिसीवर वो मैसेज को डिकोड करेगा। इसका बेनिफिट क्या लिखा है, देखो जब दो बंदे सामने होंगे, एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, फेस टू फेस इंटरेक्शंस करेंगे तो उससे मैसेज की अच्छे से समझ आएगी, यानी इन शॉर्ट दोनों पार्टीज बेनिफिट में ही रहेगी। अब आगे आते हैं आपके वो फैक्टर्स जो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जिसको हम बोल के नहीं कर सकते, मतलब आप बॉडी लैंग्वेज क्यूज के थ्रू इसको करते हैं। सो उसके कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत अलग अलग फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। इसमें कल्चर आ जाता है, जियोग्राफिकल लोकेशन होगी, कॉन्टेक्सचुअलिटी होगी, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक होगी। अब जो ये कल्चर, देखो हर बंदा अलग अलग कल्चर से आता है, जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उनके अपने डिस्टिंक्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यूज होते हैं। मतलब जो आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यूज यानी जो आपके जेस्चर्स, इमोशंस, बॉडी लैंग्वेजेस आप यूज करते हो ना, वो कल्चर टू कल्चर डिपेंड करता है। आपके कल्चर में अलग होंगे, दूसरे के कल्चर में अलग होंगे, सो उनकी इंटरप्रिटेशंस अलग हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है जियोग्राफिकल लोकेशन। देखो जो रीजनल डिफरेंसेस हैं, मतलब अगर जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि दो बंदे हैं, सेंडर रिसीवर, सेंडर नॉर्थ क्या है, रिसीवर साउथ क्या, तो ये जो रीजनल डिफरेंसेस है ना, ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करेंगे। आगे आता है कॉन्टेक्सचुअलिटी। देखो जिस कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन में आप कम्युनिकेशन कर रहे हो वो भी आपके नॉन वर्बल क्यूज को अफेक्ट करता है, यानी आपके मैसेजेस के मीनिंग्स अलग निकल सकते हैं। अब आगे आती है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी देखो अब एक कम्युनिकेशन इंडिविजुअल्स में होगी, अब दो मशीनें तो कम्युनिकेट कर ही नहीं सकती, यानी कोई नॉन लिविंग थिंग तो कम्युनिकेट करेंगे नहीं, ऑब्वियस बात है ना, लिविंग थिंग्स ही कम्युनिकेट करेंगे, खास करके इंडिविजुअल। अब हर बंदा डिफरेंट है, उसकी अपनी पर्सनालिटी, उसका अपना टेम्परामेंट, सो ये सारी चीज़ें, यानी जो ये आपके पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं, जो आपके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे ना असर्शन और रीजन आई थी। असर्शन क्या कहती थी, कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड द ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेजेस एंड देयर मीनिंग, यानी कम्युनिकेशन, असर्शन का क्या कहना था, जब आप कम्युनिकेशन करोगे उसमें एक तो मैसेज का ट्रांसफर होगा, उसमें मैसेज को समझना बड़ा जरूरी है, उसके मीनिंग्स अच्छे से आपको समझने पड़ेंगे। देखो बिल्कुल ट्रूथ है असर्शन। अब पहले रीजन देख लो। रीजन क्या कहते थे, अचीविंग परफेक्ट कम्युनिकेशन इज अ टेक्निकल पॉसिबिलिटी। अब रीजन का क्या कहना था, अगर वो कहते थे आप परफेक्ट, देखो चाहे आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हो चाहे आप परफेक्ट कम्युनिकेशन कहते हो, वन एंड सेम थिंग होती है। वो कहते थे अगर आपने परफेक्ट कम्युनिकेशन को अचीव करना वो तो एक टेक्निकल पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं ये करेक्ट है या नहीं। देखो जो असर्शन थी वो तो बिल्कुल करेक्ट है। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसमें केवल मैसेजेस की ट्रांसमिशन ही नहीं होती, मतलब केवल मैसेज नहीं ट्रांसफर होते, उसमें ऑल्सो ये भी देखा जाता है कि रिसीवर को मैसेज अच्छे से समझ आया है, यानी जिस इंटेंशन से सेंडर ने मैसेज भेजा उसी इंटेंशन से रिसीवर ने मैसेज को रिसीव किया ना। अब जो रीजन था वो फॉल्स था। देखो अगर तो आपने परफेक्ट कम्युनिकेशन अचीव करना वो बहुत चैलेंजिंग चीज़ है, यानी वो प्रैक्टिकली अचीवेबल नहीं हो सकता। मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में बैरियर्स आएंगे, हिंड्रेंसेस आएंगी। अगर आप पूरा परफेक्ट कम्युनिकेशन अचीव करना चाहते हो, दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल थिंग। ठीक है, अब आगे आते हैं कम्युनिकेशन के फंक्शन। देखो कम्युनिकेशन बहुत सारे फंक्शन सर्व करते हैं, बहुत अलग अलग फायदे होते हैं आपको कम्युनिकेशन में। सबसे पहले तो आता है इन्फॉर्मेशन। देखो कम्युनिकेशन को यूज किया जाता है इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, फैक्ट्स को कन्वे करने के लिए। दूसरा कंट्रोल, यानी इवन कम्युनिकेशन को आप यूटिलाइज करते हो ताकि आप डायरेक्ट कर पाओ और अगले बंदे का बिहेवियर रेगुलेट कर पाओ, यानी अगला बंदा आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है, आपके ग्रुप्स भी हो सकता है। कम्युनिकेशन के थ्रू आप उनके बिहेवियर को, उनके रोल को रेगुलेट और कंट्रोल कर लेते हो। आगे आता है इमोशनल एक्सप्रेशन। देखो कम्युनिकेशन हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को कि वो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाए, उनके दिमाग में चल क्या रहा है, क्या उनकी फीलिंग्स, क्या उनका एटीट्यूड है किसी चीज को लेके। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन देखो कम्युनिकेशन को इवन यूज किया जाता है अगले बंदों को इंस्पायर और इंकरेज करने के लिए कि ताकि वो स्पेसिफिक चीजें करे। मतलब आपने अगर किसी से कोई काम भी करवाना है ना, तो आप कम्युनिकेशन के थ्रू उसको मोटिवेट करोगे, परसुएड करोगे, वो काम करने को राजी हो जाए। आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर के ट्रेड्स क्या है। देखो जो कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर्स हैं उसकी कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उनमें सबसे पहले आती है माइंडफुलनेस, यानी सबसे पहले बीइंग फुली प्रेजेंट एंड अटेंटिव ड्यूरिंग कम्युनिकेशन इंटरेक्शन। कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर वही बंदा होता है जो जब कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो रहा है तब वो पूरी तरह से उसका दिमाग, उसकी बॉडी वहीं पे है, यानी वो फुली प्रेजेंट है, वो अटेंटिव है, वो हर चीज़ को समझ रहा है। सेकेंड है रिसेप्टिव टू न्यू इन्फॉर्मेशन। देखो आपको ओपन होना पड़ेगा कि आप नई इंफॉर्मेशन को, आइडियाज़ को रिसीव करोगे, उनको कंसीडर करोगे। जो बंदे ने ठान ही लिया, उसने नई चीज़ को सुनना ही नहीं है, उसको मानना ही नहीं, वो कभी भी कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट आता है थिंकिंग बिफोर एक्टिंग।
पहले सोचो फिर बोलो, ये तो बहुत पुरानी कहावत है, ठीक है। यानी टाइम लो, चीज़ों को समझो, उनके इम्पैक्ट को समझो, फिर रिएक्ट करो। आगे आता है नॉट रिलाइंग सोली ऑन फर्स्ट इंप्रेशन। देखो कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर्स कभी भी अकेला फर्स्ट इंप्रेशन पे रिलाई नहीं करते। देखो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन नहीं होता, कई बार स्टार्टिंग में चीज़ें गलत हो सकती हैं, बट आपको उनको अच्छे से समझना पड़ेगा, उनकी डिटेल में जाना पड़ेगा, डीपली समझना पड़ेगा, तभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। आगे आता है बीइंग एक्टिवली एंगेज्ड इन कम्युनिकेशन एंड एड्रेसिंग इश्यूज। देखो जो पैसिव है, बीइंग पैसिव इज नॉट अ ट्रेट ऑफ कॉम्पिटिटेंट कम्युनिकेटर। यानी जो कॉम्पिटिटेंट कम्युनिकेटर है उसको एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, वो पैसिव नहीं रह सकता। यानी जितना वो अपने आप को एक्टिवली इन्वॉल्व करेगा उतनी ही कम्युनिकेशन अच्छे से होगी, उतना ही अच्छे से इश्यूज एड्रेस किए जा सकते हैं। आगे आती है पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। देखो पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन ये भी एक कम्युनिकेशन की टाइप है, जिसमें जो इंडिविजुअल जब वो ऑर्गेनाइजेशन में सेम लेवल्स पे होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, या जो ग्रुप है सोशल ग्रुप्स है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। मान लो अगर 3 लेवल ऑर्गेनाइजेशन में, लोअर, मिडल और टॉप। अगर मिडल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन के 2 डिपार्टमेंट्स हैं, दोनों के मिडल लेवल पे इंडिविजुअल्स आपस में इंटरेक्ट करें तो दैट इज कॉल्ड पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन की मेजर कैरेक्टरिस्टिक यही है कि ये तो एक इनफॉर्मल होती है, दूसरा ये एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में होती है। मतलब यहाँ पे फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड वे में कोई आपको फॉर्मेलिटीज को पूरा करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आप इसको जब पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होगी आप इनफॉर्मल वे में उसको कर सकते हो, ठीक है। इसमें इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, क्या प्रोजेक्ट्स पे कोलैबोरेशंस की जाती है। सिंपली अगर मैं कहूँ तो आप एक रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हो तब पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होती है। बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले तो ये कोलैबोरेशन को प्रमोट करती है, टीम वर्क बनता है, ठीक है। इनोवेशंस होंगी, जब 2 दिमाग आपस में रलेंगे तो उसके बहुत सारे न्यू आइडियाज जनरेट होंगे, रिलेशनशिप्स बनाने में हेल्प मिलेगी, यानी आप एक सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप कर पाओगे। अब आगे आते हैं चैलेंजेस क्या है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में आपको पहले भी बता चुका हूं, ये एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क का जो ऑर्गेनाइजेशन के बीच इनफॉर्मली होता है, अनस्ट्रक्चर्ड वे में। बेसिकली इसको र्यूमर मिल के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम बड़ा यूनिक है, 90% बच्चों को तो ये नाम ही नहीं पता होगा। देखो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन को र्यूमर मिल के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में कुछ चैलेंजेस फेस करने आपको पड़ेंगे, क्योंकि देखो इसमें बातें अब इनफॉर्मल वे में हो रही हैं, यानी आप ऑफन मतलब अनस्ट्रक्चर्ड वे में कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्रेडिबिलिटी नहीं होती इतनी। मतलब आपको शक होता है कहीं ना कहीं कि इस चीज़ पे आपको डिपेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब जो ये इन्फॉर्मेशन ग्रेपवाइन चैनल्स के थ्रू पास हो रही है, ये ऑल्टर भी की जा सकती है, डिस्टॉर्ट। देखो जब एक चीज़ एक बंदे से दूसरे से तीसरे चौथे और बहुत आगे तक फैलती, चीज़ें मोल्ड हो जाती है। अगर जो पहले बंदे, अगर एक चीज़ एक बंदे से ट्रांसफर हो गया 20 बंदों के पास से, आप 20वें बंदे से पूछोगे ना, वो सेम मैसेज नहीं रहेगा, ये ऑल्टर हो जाएगा, ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा चैलेंज है। सो कई बार चीज़ों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है और गलत फैमिलियां बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट आती है मिटिगेशन कैसे होगी। बहुत कम ऐसी चीज़ें जिनको हम कर सकते हैं ताजो हम जो आपकी ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में जो एरर्स आ रहे हैं, जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, आप इनको मिटिगेट कर सकते हो। उनमें से सिंपल एक यही है कि ये आप मेक श्योर करो कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास एक्यूरेट और टाइमली इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है ऑफिशियल चैनल से, यानी जो ऑफिशियल चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। अनदर आप ये कह सकते हो कि आप ऐसा ट्रस्ट का या ओपन कम्युनिकेशन का कल्चर आप ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप कर दो, उसमें भी कहीं ना कहीं इसके कुछ जो चैलेंजेस हैं वो कम हो जाएंगे। अगेन आगे एक असर्शन आई थी, उन्होंने कहा था स्टूडेंट्स डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ मीडिया ऑडियंस। ये यानी असर्शन का क्या कहना था, जो स्टूडेंट्स है ना वो मीडिया ऑडियंस का पार्ट नहीं होते। दूसरा रीजन क्या कह रहा था, ड्यू टू ऑल परवेसिव डिजिटल टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स हैव बिकम इंटरेक्टिव मीडिया यूजर्स। यानी असर्शन रीजन क्या कहता था, जब अब आपकी ऑल परवेसिव टेक्नोलॉजी है, मतलब ऑल परवेसिव मतलब ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे आपकी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो रही, हर जगह पे आपकी टेक्नोलॉजी की यूज़ हो रही। अब इस चीज़ ने स्टूडेंट्स को इंटरेक्टिव मीडिया यूजर्स बना दिया। देखो जो ये है कि जो स्टूडेंट्स है वो आपका डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ मीडिया ऑडियंस, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स है अब वो कंज्यूमर्स हैं, वो एक्टिव कंज्यूमर्स हैं मीडिया के, और वो एक सिग्निफिकेंट पार्ट बन रही है मीडिया ऑडियंस का। रीजन भी इसका जो दिया गया ना वो बिल्कुल ठीक था। देखो जब ये डिजिटल टेक्नोलॉजी आई है, इंडीड इसने ना ट्रांसफॉर्म कर दिया स्टूडेंट्स को कंज्यूमर मीडिया में, ठीक है। इससे क्या होगा, वो ज़्यादा इंटरेक्टिव और इंगेज यूजर्स बन गए, क्योंकि वो भी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं कम्युनिकेशन की फॉर्म। देखो ये मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं करवाऊंगा, ये ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। देखो कम्युनिकेशन फॉर्म्स इज इक्वल टू कम्युनिकेशन टाइप्स, एक ही चीज़ है। पेपर में अगर आपको वो फॉर्म्स पूछ ले चाहे टाइप्स पूछ ले, दैट इज वन एंड सेम थिंग। बहुत अलग अलग वे है जिसमें बंदे कम्युनिकेट कर सकते
सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको 5 मेजर टाइप्स बताऊं तो इंट्रापर्सनल, जब बंदा अपने आप से बात करता है। इंटरपर्सनल, आप दूसरे किसी दूसरे बंदे के साथ बात कर रहे हो। ग्रुप कम्युनिकेशन, यानी जब एक स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेट कर रहा है। पब्लिक, मतलब आप जब मीडिया के थ्रू लार्जर ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। मास कम्युनिकेशन होती है यानी जब आपकी ऑडियंस वास्ट और हेट्रोजीनियस है, ठीक है। यानी इन शॉर्ट पब्लिक और मास कम्युनिकेशन में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको इनको कहूँ तो हमने इस सीक्वेंस में अरेंज करना है, तो देखो सबसे पहले आप अपने अंदर से स्टार्ट करके टूवर्ड्स डाइवर्स ऑडियंस जाओगे। सो सबसे पहले इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन आएगी, फिर इंटर आएगी, फिर ग्रुप आएगी, फिर पब्लिक आएगी और लास्ट में मास कम्युनिकेशन। आगे आते हैं टाइप्स क्या नॉइस की कम्युनिकेशन में। देखो कम्युनिकेशन होगी, चैनल्स अलग अलग यूज़ किए जाएंगे, नॉइस का आना तो लाजमी है। अब नॉइस की टाइप्स क्या, देखो नॉइस का पहले मतलब समझा देता हूँ। देखो नॉइस जो होती है ना कम्युनिकेशन, ये वो फैक्टर्स हैं जो इंटरफेयर करते हैं जब आपके मैसेज की ट्रांसमिशन हो रही है या रिसीवर आपके मैसेज की रिसेप्शन कर रहा है। 4 मेन टाइप्स की नॉइस है। सबसे पहले फिजिकल नॉइस आती है, ये मैकेनिकल डिस्टॉर्शंस होती हैं। जैसे आप मान लो आपका फ़ोन कॉल यानी फ़ोन हैंग हो गया, नेटवर्क उड़ गया, सिग्नल्स नहीं आ रहे, ये वो सारी चीज़ आ गई। नेक्स्ट आ गई है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, जिसे हम फिजियोलॉजिकल नॉइस के नाम से जानते हैं। अब ये वो बैरियर्स है जो सेंडर और रिसीवर के अंदर होते हैं, मतलब रिसीवर का सुनना नहीं उसको जा रहा, हियरिंग प्रॉब्लम है, उसको अच्छे से सुनता नहीं है। जैसे वो सेंडर है वो अच्छे से बोल नहीं पा रहा, वो मतलब तोतला बंदा है, वो अड़क अड़क के बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल नॉइस, यानी जब आपके वॉन्डरिंग थॉट्स, जब आप डे ड्रीमिंग करते हो, मतलब वो अगला बोली जा रहा है पर आपका दिमाग पर पता नहीं कहीं और ही हेवन में उड़ रहा है, या आपका माउंटेन्स में आप घूम रहे हो, ये चीज़ें सारी साइकोलॉजिकल नॉइस में आ जाती है। सीमेंटिंग नॉइस होता है जब आप जार्गन को यूज़ कर रहे हो, लाइक मान के चलो आपकी टेक्निकल लैंग्वेज है वो अगले बंदे को समझ नहीं आ रही, आप ऐसे ऐसे भारी भरकम वर्ड्स यूज़ कर रहे हो जिसका अगले को मतलब ही नहीं पता। लास्ट अब उन्होंने बेसिकली ये जो पूछे ना लिस्ट में दी थी, उन्होंने एक टाइप आपको कम्युनिकेशन की नॉइसेस की टाइप दे दी थी, दूसरी साइड में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दी थी, ठीक है। अब आगे आता है कम्युनिकेशन और उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये एक अब जो मैंने आपको समझाया ना, इसको ही उन्होंने ऐसे लिखा था कि आपको एक कम्युनिकेशन दी गया, मतलब जो नॉइस है कम्युनिकेशन में, एक तरफ लिस्ट उसके, दूसरी तरफ उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उनको मैच करके बताओ। सो आप एक बार देख लेना, ये आपकी मैचिंग आपके सामने ही है, वैसे मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट आती है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्या होती है, देखो जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है बेसिकली है तो कम्युनिकेशन, इसमें इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा, बट अब जो ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा ये होगा इनफॉर्मल एक्सचेंजेस, यानी जब इनफॉर्मल वे में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है, इंटरेक्शंस की जाती है पीयर्स में या इंडिविजुअल्स में, सेम हिरार्किकल लेवल पे एक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या देते हैं। यानी इस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में इंडिविजुअल्स आपस में कोलैबोरेट करते हैं, वो आइडियाज शेयर करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स अगर उनके बीच कोई राइज हुए उनको रिजॉल्व करते हैं इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू, ताजो हायर अथॉरिटीज या सुपीरियर्स को बीच में इन्वॉल्व करने की जरूरत ही ना पड़े। मतलब आप खुद ब खुद इंप्लॉयज अपने आप में चीजें सेटल कर देते हैं, हायर अथॉरिटी तो इन्वॉल्व ही नहीं करते। दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके अलावा जो आपके इन शॉर्ट ये आपके टीम वर्क प्रमोट करती है, कोऑपरेशंस बढ़ जाती हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कॉलीग्स के बीच में बढ़ जाती है। अब कुछ बेनिफिट्स हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो कोलैबोरेशन और टीम वर्क्स होंगे, क्योंकि बंदे आपस में रल के काम करेंगे, प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व होगी, फैसले अच्छे से लिए जा सकेंगे, इंप्लॉयज सेटिस्फाइड रहेंगे, उनका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, मोटिवेटेड रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में कम हो जाएंगे, स्ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन में कम हो जाएगा। साथ के साथ इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी है जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में फेस करने पड़ सकते हैं। एक तो सबसे पहला ट्रस्ट बनाना बहुत डिफिकल्ट है, यानी लैक ऑफ ट्रस्ट या ट्रस्ट इश्यूज कह सकते हो आप बहुत होंगे। ओपननेस नहीं कभी हो पाएगी, कल्चर डिफरेंसेस, क्योंकि हर बंदा अलग कल्चर से आता है, वो डिफरेंसेस बहुत प्रिवेल करेंगे। पावर, हर बंदा चाहता है कि मैं पावरफुल हूँ मुझे सारे फॉलो करें, यानी पावर इम्बैलेंसेस होंगे, क्लियर कम्युनिकेशन चैनल्स ही नहीं बनेंगे। सो आगे आते हैं आपके वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है। देखो जो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, इसमें आता है आप स्पोकन और रिटन वर्ड्स का यूज कैसे कर रहे हो मैसेज को इफेक्टिवली कन्वे करने के लिए। मतलब देखो बोलना सबको आता है, बट सबको पता है, बट उनका यूज किस तरीके से करना है, दैट इज कॉल्ड द वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें आपकी असर्टिवनेस कैसी है, आप एक्टिव लिसनर हो या नहीं हो, ओपन फीडबैक चैनल्स प्रिवेल कर रहे हैं, आप अफर्मेटिव वर्ड्स का यूज कर रहे हो, आपकी लैंग्वेज क्लियर है, कंसाइज है, आई कॉन्टैक्ट आप बना रहे हो, बॉडी लैंग्वेज कैसे यूज की जा रही है, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। अब वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट क्यों होती है, देखो सबसे पहले तो ये हेल्प करती है रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के लिए। आप जितनी अच्छी रिलेशनशिप्स बिल्ड करोगे उतनी अच्छे आप दूसरों के साथ कनेक्ट कर पाओगे, आप अपने आइडियाज और थॉट्स अगले के बंदे के साथ अच्छे से शेयर कर सकते हो, कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हो, कंसेंसस बन जाएंगे यार, आप म्यूचुअली कई चीज़ों पे एग्री कर जाओगे। जब आप म्यूचुअली कई चीज़ों के एग्री कर जाओगे तो ऑटोमेटिकली जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। आप दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, परसुएड कर सकते हो कि ताकि वो अपने गोल्स को अचीव करे। अब आगे आता है बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल है या नॉन
वर्बल क्यूज का क्या रोल है कम्युनिकेशन के प्रोसेस के दौरान। देखो जो बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल क्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये तो मैं बारी बारी आपको पूरी यूनिट में बता चुका। अगर कुछ इसमें आपको कुछ इसके बेनिफिट्स बताऊं तो ये सबसे पहले तो ये आपका यहाँ आपको मतलब क्या फ़ायदे देता है, क्यों आप यूज़ करते हो, रीजंस क्या है। सबसे पहले तो आपके ये वर्बल मैसेज को सप्लीमेंट करते हैं, मतलब जो आपके स्पोकन वर्ड्स है, जो वर्बल कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, ये उसको सपोर्ट करेंगे। आप अपने इमोशंस बिना बोल के ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो, आपका रैपिड बन जाएगा, ट्रस्ट बन जाएगा, आप दूसरे बंदों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, इवन आप अच्छे से मीनिंग मैसेजेस के डिकोड कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स के नॉन वर्बल क्यूज होते हैं, वैसे ये हमने पहले भी किए हुए हैं, बट एक बार फिर कर लेते हैं। सबसे पहला आता है बॉडी लैंग्वेज। देखो बॉडी लैंग्वेज में आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन आप यूज़ करते हो, बोलते थे हम, आपके जेस्चर्स क्या आपका पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट आप बना पा रहे हो या नहीं, ये सब कुछ बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है। आगे आती है पैरा लैंग्वेज, इसमें आपके वोकल क्यूज आ जाते हैं, बोलने की वॉइस क्या है, पिच क्या है, वॉल्यूम क्या है, टोन क्या है आपके बोलने की, ये सब कुछ आ जाएगा। आगे आते हैं प्रॉक्सिमिक्स, ये आते ही जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप स्पेस कितनी यूज कर रहे हो बीच में, यानी जो आपकी स्पेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको इंटीमेट जोन, पर्सनल जोन्स करवाई थी ना, वो प्रॉक्सिमिक्स की ही चीजें थी। अब आगे आता है हैप्टिक्स, यानी आप कम्युनिकेशन के दौरान टच कर रहे हो अगले बंदे को, यानी यूज ऑफ टच कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रोनेमिक्स, ये है टाइम का यूज आप कैसे कर रहे हो कम्युनिकेशन के दौरान, ठीक है। अब आगे आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप सबसे पहली बार करोगे, आपको ये चीज कोई नहीं कराएगा, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन की क्या कैटेगरीज होती है, ये आपको चीजें बुक में भी नहीं मिलेंगी। देखो सबसे पहले आता है सिंगल स्ट्रैंड चेन। अब जो ये चेन ऑफ कम्युनिकेशन है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो एक बंदे से दूसरे बंदे के पास एक लीनियर फैशन में जानते हैं। अब ये तो आपको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का मतलब तो आपको बहुत अच्छे से पता है। उसमें जो सबसे पहले सिंगल स्ट्रैंड चेन है, इसमें जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो एक बंदे से दूसरे बंदे के पास लीनियर फैशन में जाएगी। आगे आती है गॉसिप चेन। देखो ये अगेन कम्युनिकेशन की चेन है, जहां पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन एक बंदे के दूसरे बंदे के पास जाएगी, बट ये इन्फॉर्मेशन कभी भी एक्यूरेट नहीं होती, ये तो गॉसिप्स है, यानी जिसे हम अगर बहुत सिंपल वर्ड में बताऊं, जिसे हम चुगलियां कह देते हैं, लाइक जब आप एक दूसरे की बैक बाइटिंग करते हो, ठीक है, उसको गॉसिप चेन के नाम से जाना जाता है। आगे होती है प्रोबेबिलिटी चेन, यानी ये वो चेन है कम्युनिकेशन की जहां पे जो इन्फॉर्मेशन पास हो रही है एक बंदे से दूसरे बंदे का, बट वो ऑर्डर में है, यानी जो ऑर्डर में वो पास हो रही है ना वो रैंडम है, मतलब ऑर्डर तो है बट वो ऑर्डर रैंडम है, मतलब आप उसको अच्छे से अरेंज नहीं कर पाओगे। लास्ट आती है क्लस्टर चेन, यानी यहाँ पे ये वो कम्युनिकेशन की चेन है जिसमें जो इन्फॉर्मेशन एक बंदे के दूसरे बंदे के पास जा रही है, बट इट इज ओनली पास टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। अब जाएगी वो लिमिटेड नंबर, यानी आपके खास बंदों के पास आप उस चीज को शेयर करोगे। अब आगे आती है डिफरेंट कम्युनिकेशन की कैटेगरीज, ये आप कर चुके हो, इंटरपर्सनल, ग्रुप, पब्लिक, मास। अब ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, यानी ये वो कम्युनिकेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि आपकी जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं कम्युनिकेशन की, उसकी कुछ फीचर्स। ये वैसे तो देखा जाए तो ये मैंने आपको करवा दिया, एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। जो आपकी आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, टिपिकली ये फेस टू फेस होती है, यानी इसमें दो बंदे होंगे, यानी वो एक दूसरे को पहले से ही जानते होंगे, तभी ये कम्युनिकेशन कंडक्ट हो सकती है। आगे आती है आपकी ग्रुप कम्युनिकेशन, इसमें ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, यानी स्मॉल ग्रुपों का वो जो इकट्ठे काम करते होंगे, उनका मेन काम है उन्होंने इकट्ठे रह के कोई कॉमन गोल्स अचीव करना है, सो उन कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। पब्लिक कम्युनिकेशन में एक स्पीकर होगा जो सारे लार्जर ऑडियंस को एड्रेस करेगा। जो मास कम्युनिकेशन उसमें आप मास मीडिया यानी टेलीविजन, रेडियोस को, जर्नल्स को यूज़ करोगे लार्जर ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। और जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़, आपके मैनेजर्स और कस्टमर्स के बीच होती है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा यूनिट फॉर कम्युनिकेशन का पेपर 1 जर्नल पेपर का सिलेबस होता है कंप्लीट। पूरी यूनिट मैंने आपको सिलेबस प्लस विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करवा दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। पीडीएफ इसकी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी, उसका आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा। सो इवन जो डेली क्विज है इसका वो भी आपको अपलोड होता ही है डेली आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। सो कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बट जस्ट आपको करना है कि एक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, एक यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप। अब हम अपनी पेपर 1 की नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं कल विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे अहेड।